Top International Limited, a hosiery fabric manufacturers, decided the production target 500 piece per month at the estimated cost rupees 300 per piece of fabric. तो टॉप इंटरनेशनल लिमिटेड एक हॉजरी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने अपने प्रोडक्शन के टारगेट सेट किए और उन्होंने टारगेट सेट किया कि वो एक मंथ में 500 पीस प्रोड्यूस करेंगे और जो उन पीसेस को बनाने का जो कॉस्ट होगा वो एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज़ 300 पर पीस होगा. Ria, a worker, worked double shift and manufactured around 440 pieces of fabric, but at the estimated cost of rupees 330 per fabric. तो रिया जो कि एक वर्कर थी उस कंपनी में, उसने डबल शिफ्ट लगाई और उसने 440 पीस फैब्रिक के प्रोड्यूस कर दिए, मैन्युफैक्चर कर दिए 1 मंथ में. ठीक है. एंड बट एट द और जो उसकी कॉस्ट रही बनाने की वो 330 पर पीस की रही. तो यहाँ पर उसने जो टारगेट था 500 का, तो वो लगभग उसके नज़दीक ही थी. उसने 440 पीस बना लिए थे, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट थी पर पीस की वो 330, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा थी. ठीक है. तो यहाँ पर उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो ज़्यादा चली गई, जो कि पहले डिसाइड किया गया था कंपनी के द्वारा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट 300 पर पीस होनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड श्रेया अनदर वर्कर, तो एक श्रेया एक और वर्कर है जो कि उस कंपनी में काम करती है, उसने कॉस्ट के ऊपर फोकस किया एंड हैंडल द रिसोर्सेज वेरी केयरफुली. तो जो भी रिसोर्सेज थे उसका उसने ऑप्टिमम यूटिलाइज किया और उसने कॉस्ट को कम करने की कोशिश की. सो शी मैन्युफैक्चर 200 पीसेज ऑफ फैब्रिक बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 295 पर पीस ऑफ फैब्रिक. तो उसने 200 पीस मैन्युफैक्चर किए और कॉस्ट उसको मैन्युफैक्चरिंग की आई वो 295 पीस पर फैब्रिक आई. तो इस तरह से उसने अपने जो टारगेट थे वो तो अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि टारगेट था 500 पीस का, उसने सिर्फ 200 पीस ही बनाए. लेकिन अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 300 पर पीस की, लेकिन उसने 300 से भी कम में यहाँ पर प्रोडक्शन कर दी. उसका पर पीस का एस्टिमेट आ रहा है 295 पर पीस. ठीक है. अब थर्ड वर्कर है साहिल. मेंटेन द बैलेंस, तो साहिल ने एक बैलेंस मेंटेन किया एंड अचीव्ड टारगेट ऑफ 500 पीस ऑफ फैब्रिक एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 300 पर पीस ऑफ फैब्रिक. तो साहिल ने 500 पीस भी बना लिए और जो उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट उसने लगाई वो 300 रुपये पर पीस लगाई, जो कि कंपनी का टारगेट भी था 500 पीस बनाने का और 300 पर पीस की उसकी एस्टिमेट था कि इतनी कॉस्ट आएगी. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. Identify the quality possessed by Ria and Shreya and what quality they are lacking. तो रिया एंड श्रेया में कौन कौन सी क्वालिटी हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनमें नहीं है वो हमें बताना है. तो यहाँ पर रिया क्या कर रही है कि अपने जो टारगेट हैं, देखिए रिया अपने टारगेट अचीव कर रही है काफ़ी हद तक. 500 का टारगेट था, उसने 440 पीस बना लिए थे, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा थी जो भी सेट की गई थी कंपनी के द्वारा. उसकी जो कॉस्ट थी वो 330 थी, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट 300 होनी चाहिए थी. तो यहाँ पर वो अपने टारगेट को तो अचीव कर पाई, जो भी टारगेट थे उसको काफ़ी हद तक रिया अचीव कर पाई. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिवनेस उसमें थी. लेकिन क्योंकि कॉस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पीस की उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसमें एफिशिएंसी की कमी है. तो हम बोल सकते हैं कि रिया इज़ इफ़ेक्टिव बट सी इज़ लैकिंग ऑफ एफिशिएंसी. और अगर हम बात करें श्रेया की, तो श्रेया ने कॉस्ट के ऊपर फोकस किया था. तो कॉस्ट उसकी जितनी एस्टिमेट की गई थी 300, उससे भी कम कॉस्ट पर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी. तो उसने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया था. तो हम बोल सकते हैं कि श्रेया एफिशिएंट थी, बट उसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया था. मतलब कि 500 पीस बनाने थे और उसने हाफ पीस भी नहीं बनाए, उसके सिर्फ 200 पीस वो बना पाई. तो हम बोल सकते हैं कि उसमें जो कमी थी वो इफ़ेक्टिवनेस की थी, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई. और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, व्हाट
क्वालिटी इज पोसेस्ड बाय साहिल। तो साहिल में कौन सी क्वालिटीज़ हैं? तो साहिल ने हमने यहाँ देखा था कि काफ़ी बैलेंस मेंटेन किया था, ठीक है, और अपने टारगेट को अचीव किया था। 500 पीस भी बना दिए थे और 300 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट दी थी। तो हम बोल सकते हैं कि टारगेट जब उसने अचीव कर लिया था तो वो इफ़ेक्टिव है, और अगर कॉस्ट भी सही निकल कर आ रही है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर किया गया साहिल के द्वारा, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि साहिल इफ़ेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच वर्कर अमंग 3 प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इन तीनों में से, रिया, श्रेया एंड साहिल में से किसको प्रेफर करेगा? तो मैनेजमेंट साहिल को प्रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को ही चाहती कि वो अपने टारगेट्स को इन दोनों के थ्रू अचीव करे। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस साहिल में है तो वो साहिल को ही मैनेजमेंट प्रेफर करेगी। सर हम इस तरह से दे सकते हैं, Riya is effective but she is lacking of efficiency. Shreya is efficient but she lacks of effectiveness. Sahil is effective as well as efficient, and management prefers Sahil as management always insists on achievement of goals effectively as well as efficiently. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Delicious Limited, a food supplier company, Rajiv worked as manager, managed the business under different situation. Delicious Limited एक फूड सप्लाई कंपनी है और राजीव इस कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहा है। यूजिंग हिज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो वो अपना जो भी नॉलेज है उसका वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि वो लगातार कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे कि उसका जो अपना एक अलग स्टाइल हो गया है वहाँ पर काम करने का, कि अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करना है उसने, तो अपने स्किल को, अपने जो डे टू डे प्रैक्टिस है उससे उसका एक यूनिक स्टाइल बन गया है काम करने का, जिससे कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करता है। राजीव अवार्डेड एवरी डे हिज एम्प्लॉयज़ फॉर देयर पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी, और राजीव क्या करता है कि अपने जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी पंक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अवार्ड वगैरह देता है, ठीक है, ताकि वो उनको मोटिवेट कर पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो यहाँ पर क्योंकि वो अपने नॉलेज का यूज़ कर रहा है, अपनी स्किल का यूज़ कर रहा है, अपने जो भी रिज़ल्ट हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। सेकंड है नेम अदर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने किए थे, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। अब थर्ड है आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉलोड बाय राजीव। तो राजीव यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ फॉलोड कर रहा है? तो हम लिख सकते हैं कि गुड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज़। तो उसका एक अच्छा व्यवहार है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि वो अवार्डिंग सिस्टम के थ्रू उनको प्रोत्साहित कर रहा है काम करने के लिए। और सेकंड हम लिख सकते हैं मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर होगा इस तरह से, आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, management as an art, 2 aspects of nature of management are management as science and management as profession, and values में लिख सकते हैं कि good and responsible behavior by rewarding employees and motivating the employees। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाज फादर इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर। तो रिया के फादर एक जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं इन अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। आइडेंटिफाई द लेवल एंड वेयर ही इज वर्किंग एंड ब्रीफली आउटलाइन एनी 3 फंक्शंस दैट ही हैज़ टू परफॉर्म व्हाइल वर्किंग एट दिस लेवल। तो मैनेजमेंट के कौन से लेवल में वो काम कर रहे हैं हमें ये बताना है। लेवल मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो डिविजनल हेड्स आते हैं इसमें, लाइक सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एट्सेट्रा। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, फोरमैन एट्सेट्रा आते हैं। तो यहाँ पर रिया के फादर एज ए जनरल मैनेजर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जनरल मैनेजर आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, जनरल मैनेजर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। अब 3 फंक्शंस हमें बताने हैं इसके। तो 3 फंक्शन हम इसके इस तरह से दिखा सकते हैं। Top level management. 3 functions of top level management are as follows. They formulate the overall ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी गोल्स एंड स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलुअर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फेलुअर एंड सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है। आपको सारे केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।